औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंकॉर्डिया कॉलेज और नदीम सरवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। एक छोटा सा मोटिव जो हमने शुरू किया था, और आप सब लोगों का थैंक्स जो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं इस मोटिव को पूरा करने के लिए और इस चीज़ को आगे स्प्रेड करने के लिए। मोटिव हमारा ये है कि हम फ़िज़िक्स को आसान से आसान बनाएं और इस आसान फ़िज़िक्स को अब तक हर स्टूडेंट तक पहुंचा सकें, ताकि इस सिचुएशन में जो भी सिचुएशन चल रही है वो घर बैठे भी स्टडी से जो है वो महजूज़ होते रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें। इसी के साथ हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करते, पर एक रिक्वेस्ट दोबारा से करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक भेजिए, ताकि ये जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके उतना क्योंकि जो इल्म है या जो नॉलेज है इसको फैलाना भी सदका जारिया है। तो हमारा हेल्प कीजिए, इस चीज़ को हम जो है आगे लेके चल रहे हैं। हमारे चैनल का मेन मकसद ही ये है और इसी मकसद को लेके हम जो है वो आगे चलेंगे। आगे हम मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, फ़र्स्ट ईयर की। और चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने जो है वो आज कंप्लीट करना है, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Can the velocity of a body reverse the direction when the acceleration is constant? हमने देखना ये है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहे तो क्या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। इफ़ येस देन वी हैव टू गिव एन एग्जांपल। अच्छा जी, तो सबसे पहले आंसर की तरफ चलते हैं। येस, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। कैसे हो सकता है? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हो तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है दैट इज़ अपवर्ड, ठीक है। लेकिन जब वही बॉडी अगर ऊपर से जब आप थ्रो करते हो तो होके नीचे की तरफ आती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। लेकिन दोनों केसेस में जब वो अपवर्ड मूव कर रही थी डायरेक्शन अपवर्ड थी वेलोसिटी की, जब नीचे को मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है। बट दोनों केसेस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स येस, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन रिवर्स द डायरेक्शन इवन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप विद सर्टन वेलोसिटी। ही आल्सो थ्रोज अनदर बॉल वर्टिकली डाउन विद द सेम स्पीड। विच बॉल विल हिट द ग्राउंड विद हायर स्पीड? ठीक है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब हमने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन को हम आंसर भी करते हैं। पहले ज़रा देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम है। डायग्राम हमें ये बता रही है किसी भी टावर से एक आदमी है, उसने एक बॉल को जो है वो यहाँ से डाउनवर्ड थ्रो कर दिया, तो वो यहाँ से लेके तो यहाँ फाइनल पोजीशन तक आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो, और इसी तरह से ये जो बॉल है ये उसने अपवर्ड थ्रो किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जो मूव करके आएगा वापस अपनी जगह पे। तो क्या इन दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस होगा या सेम होगा? तो देखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा केस है, यहाँ से वो थ्रो करेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई सर्टन VF वेलोसिटी होगी। इसको जब थ्रो करेगा तो सेम वेलोसिटी के साथ ये वेलोसिटी जब वो अपवर्ड जा रही है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और एक फाइनल पॉइंट आएगा जिस पे जाके ये रुकेगी और उसके बाद ये वापस नीचे को आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन जो कि यहाँ पे थी इस पर वापस आएगा तो जो वेलोसिटी अपवर्ड यहाँ से अप्लाई की गई थी वही वेलोसिटी यहाँ पे दोबारा से होगी। जी, तो जो वेलोसिटी यहाँ से अप्लाई की गई थी, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे भी दोबारा आके वही वेलोसिटी होगी। तो जब वेलोसिटी सेम होगी तो आपके पास ये जो अपर पोर्शन है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट द बॉल विल हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से आगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है तो यहाँ से आगे वाली जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। सो both the balls will hit the ground with same speed when the friction is neglected। ठीक है, तो फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें तो दोनों की जो स्पीड है वो हमारे पास सेम होगी। यही बात हमने यहाँ पे जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया और उसी को हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ प्रूफ भी कर सकते हैं। VF² - VI² इज इक्वल टू 2AS होता है, 2GH है, वही सेम चीज़ है। उसी से हम फाइनल वेलोसिटी दोनों की अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी भी कांस्टेंट चाहिए हमें, और साथ हमारे पास जो है स्पेशल केस ऑफ मोशन भी है, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? ये चीज़ हमने देखनी है। तो देखें, एक चीज़ तो बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है कि एक्सेलरेशन बनता ही नहीं है जब तक हमारे पास जो है वेलोसिटी चेंज ना हो। तो फिर यहाँ पे ये जो येस है, ये येस कैसे आ गया, और मोशन जो है वो स्पेशल केस ऑफ मोशन कहाँ से हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो देखें, अगर हमारे पास जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, अगर उसको मैं ज़ीरो कंसिडर करूँ और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो ज़ीरो है उसको मैं कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर करूँ, दैट मीन्स ज़ीरो इज़ कंसिडर टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जब ज़ीरो को कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर किया जाए तो दैट मीन्स कि ना तो वो इंक्रीज़ हो रहा है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसको हमने एक स्पेशल केस ऑफ मोशन भी कहना है, तो ऑब्वियसली ज़ीरो को मैं स्पेशल केस ऑफ मोशन में ज़ीरो को एक वैल्यू कंसिडर करता हूँ, और उसी बेस पे मैं कहता हूँ कि येस, अ बॉडी कैन हैव वेलोसिटी कांस्टेंट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड दिस केस इज़ नोन एज स्पेशल केस ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफाइन इम्पल्स एंड स्टेट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो इम्पल्स को हमने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन कैसे करते हैं? कोई भी जो लार्ज फोर्स है वो किसी बॉडी पे अगर एक्ट कर रही है, मैं इसको यूँ कर सकता हूँ, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड टाइम इट इज़ नोन एज इम्पल्स। ठीक है, तो एफ क्रॉस डेल्टा टी, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ नोन एज इम्पल्स। और अब यहाँ से हमने जो है न्यूटन सेकंड लॉ से इसको मोमेंटम के साथ रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करते हैं? अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम ए आ रहा है, और एफ इज़ इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ आपको भी पता है। हमें ये भी पता है कि जो ए है दैट इज़ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस ए की वैल्यू उठा के अगर मैं इसकी जगह पे पुट करता हूँ तो वैल्यू पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा? एफ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इस ए की जगह पे हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें पता है कि जो एम डेल्टा वी है दैट इज़ इक्वल टू मोमेंटम, और क्योंकि डेल्टा है चेंज इन वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। सो एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये तो आपके पास जो है सेकंड लॉ, एफ न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने मोमेंटम के साथ रिलेट कर दिया। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखनी है कि एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर होता है, इस डेल्टा टी उधर शिफ्ट कर दें तो एफ इंटू डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। अब एफ इंटू डेल्टा टी तो इम्पल्स है, सो इम्पल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स को हमने डिफाइन भी कर लिया और इसको हमने रिलेट भी कर दिया किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ। ठीक हो गया। तो दिस शोज द इम्पल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्योंकि जे इज़ इक्वल टू डेल्टा पी है, और जो यूनिट्स एंड डिमेंशन हैं वो भी इम्पल्स और मोमेंटम की क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम, और काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनमें आ चुका है। इसको आपने दोबारा गौर से देखना है। व्हाट इज़ हेड ऑन कोलिजन? हम इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक वीडियो बना भी चुके हैं, वो भी अगर आप देख लें, साथ में इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको हमने एग्जाम्पल के साथ जो है वो एक्सप्लेन भी करना है। तो एनी कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज़ before and after collision move along a straight line, that is known as head on collision। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो आपके पास जो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी तो दैट इज़ नोन एज हेड ऑन कोलिजन। इट इज़ यूजुअली नोन एज कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसका दूसरा नाम भी हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। दैट मीन्स कि दिस इज़ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एज वेल। हेड ऑन कोलिजन भी इलास्टिक कोलिजन का एक जो है वो आप पार्ट समझ सकते हैं, एक उसका जो है वो टाइप समझ सकते हैं। सो हम अगर हार्ड बॉल्स कंसिडर करते हैं, तो कोलिजन्स बिटवीन टू हार्ड बॉल मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ परफेक्ट हेड ऑन कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्शन कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम अ वैल्यू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये भी क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल नहीं है। इसको हम आसान लफ्ज़ में देख लेते हैं कि हमने ये बताना है कि जो प्रोजेक्शन की रेंज है वो हाइट के 4 टाइम्स के इक्वल होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उसको हम प्रूव कर देते हैं। फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम उसको 45 डिग्री पे हमने कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है उसको हमने थ्रो कर दिया, और हमने ये देखा कि आपके पास जो 4 टाइम्स दी हाइट थी, मींस जो आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थी, दैट वाज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट कवर्ड।
अच्छा जी, तो हम इसको देखते हैं। 45 एंगल डिग्री हमारे पास दिया हुआ है और जो रेंज का फार्मूला है दैट इज़ VI² जी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी को हमने जो है हाइट की बात भी कर ली, हाइट का फार्मूला भी हमने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, VI² sin² θ/2g है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करें तो हाइट इज़ इक्वल टू दिस वन, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। हाइट में इसकी जगह पे थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है इस सब को अब इस एज इट इज़ उठा के लेके जाते हैं। 45 जो है 1/2 है, तो sin² 1/√2 जो है उसका स्क्वायर भी आ गया क्योंकि साइन का स्क्वायर है। sin 45 आपके पास 1/√2 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने इस अंडर रूट और स्क्वायर को कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो है नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई, दिस इज़ इक्वल टू VI²/4g। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइट है दैट इज़ इक्वल टू 1/4, क्योंकि इसमें से हम 1/4 को अगर सेपरेट कर लेते हैं तो बाकी VI²/g। अभी जो VI²/g आपके पास है, हमें पता है कि दिस इज़ रेंज। तो अगर ये रेंज है तो H इज़ इक्वल टू 1/4 R मैक्स आ गया आपके पास, मैक्सिमम रेंज है। और यहाँ से अगर 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए दैट मीन्स द रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो ये हमारे पास जो है इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आ गया और हमने प्रूफ भी कर दिया कि अगर 45 पे हमने थ्रो किया तो उसके साथ वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रेंज है दैट कैन बी इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। तो आगे मूव करते हैं। इससे कम इस तभी हो सकती है अगर हम एंगल चेंज करें। हम एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपके पास ये मैक्सिमम फार्मूला आ रहा है। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। तो इक्वल कैसे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, उसकी बात हमने करनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट है उसका फार्मूला भी हमने देखा पहले भी, VI² sin² θ/2g है। और जो रेंज का फार्मूला है वो VI²/g इंटू sin2 ऑफ थीटा है। वो जो ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा वो मैक्सिमम रेंज का था, उसमें sin2 थीटा जो है वो sin 90 दैट इज़ इक्वल टू 1। सो उसमें ये चीज़ नहीं होती, बट उसके अलावा जो वैल्यू है वो आपके पास इसके इक्वल होती। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों को इक्वल रखना है। सो दोनों को वैल्यू पुट कर दें, दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। और वैल्यूज़ के बाद जो इसको हमारे पास ये 2 है, 2 के साथ यहाँ से 2 जो है g के साथ g जो है वो कैंसिल आउट हो गया, VI² के साथ VI² कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है, sin² θ/2 इज़ इक्वल टू sin2 थीटा। ये हमारे पास मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो उसकी जगह पे हम इसको ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी को, दैट इज़ 2 sin θ cos θ। अब यहाँ से एक sin θ के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन ये बच रही। अब ये 2 इधर से जाके इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये cos θ यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो sin θ/cos θ इज़ इक्वल टू 4 और ये आपके पता है टेंजेंट थीटा, और इसको इन्वर्स लेके जाओ दूसरी साइड पे तो दैट इज़ इक्वल टू 76 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो हाइट एंड रेंज दे विल बी इक्वल। ठीक है, अच्छा जी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एन एरोप्लेन वाइल मूविंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन रीचेज एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आए हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मींस कि 2 डायमेंशनल मोशन। अब जब कोई चीज़ एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी और उसको थ्रो करेगी तो येस द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और बम विल मिस द टारगेट। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा था, और जब ये थ्रो करेगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, वो कभी भी एग्जैक्ट डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी। तो अगर एग्जैक्ट डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी तो आपके पास कभी भी वो इस टारगेट को हिट नहीं कर सकती। सो ये हमेशा एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बनेगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से वो अपने एग्जैक्ट टारगेट को जो है वो कभी भी हिट नहीं करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक के ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इसके साथ ही हम जो है आज की वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें से आपको समझ नहीं आई तो उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं, आप दोबारा यहाँ पे बता सकते हैं, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।